Question number 57. If this much of potassium hydroxide is dissolved in water to give 200 ml of solution, आपको बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन क्या होगी। तो आपको मास गिवन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, इसके मोलर मास से इसको डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और वॉल्यूम से फिर नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड किया। वॉल्यूम आपको 200 ml गिवन है, 1/5 लीटर इसको लिख सकते हैं, 5 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास कंसंट्रेशन मोलैरिटी आ जाएगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की 0.05 मोलर। इतने ही पोटेशियम और के प्लस और ओ एच माइनस आयन में ये टूटेगा, तो यहाँ से इन दोनों की कंसंट्रेशन आ गई। अब इसको ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन को 10⁻⁻14 से हम डिवाइड करेंगे तो एच प्लस की कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी 2 × 10⁻13 मोलर। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट में जो उसने पूछा है पीएच, ये एच प्लस आने की कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। इसका आंसर गिवन नहीं है इसलिए इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 58. द solubility ऑफ strontium hydroxide is 19.23 grams per liter of solution. Calculate the concentration of strontium and hydroxyl ions and the pH of the solution. तो यहाँ पे ग्राम्स पर लीटर में आपको solubility गिवन है। इसको स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मास से अगर हम डिवाइड कर दें, जो कि होता है ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय ग्राम पर मोल, हमारे पास मोल्स पर लीटर यूनिट बचेगी जो कि मोलैरिटी की होती है। तो ये ऐसा ही हमें करना है। 121 होगा द मोलर मास ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन इसका भी आपको मोलर मास दिया होना चाहिए था यहाँ पे एनसीईआरटी में। अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो जरूर प्रोवाइडेड होगा वहाँ पे आपको इसका मोलर मास। तो यहाँ से 0.15 की आपको मोलैरिटी आ जाएगी। यही होगी Sr2+ की कंसंट्रेशन, क्योंकि स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा Sr2+ और 2OH- में, तो इसकी डबल होगी OH- आयन की कंसंट्रेशन 0.31 के आसपास। एंड OH- की कंसंट्रेशन आपसे आप POH निकाल सकते हैं, माइनस लोगरिथम ऑफ OH- कंसंट्रेशन। तो यहाँ एक में से घटेगा log 3.1। हम जानते हैं log 3 होता है 0.47, 3.1 से थोड़ा ज़्यादा होगा 0.50 उसको मान सकते हैं हम। तो 1 - 0.50 इज़ 0.50। अब इसको घटाना होगा हमें 14 में से टू गेट pH 13.50 के अराउंड आ जाएगा। दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। आपसे इसमें तीन चीज़ें पूछी थी, Sr2+, OH- कंसंट्रेशन और pH। ना क्वेश्चन नंबर 59, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड आपको गिवन है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा ऑफ इट्स 0.05 मोलर सॉल्यूशन एंड इट्स pH एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा क्या होगा 0.01 मोलर HCl की प्रेजेंस में भी। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। के ए आपको गिवन है, अल्फ़ा निकालना है कंसंट्रेशन से, तो इसके लिए आप के ए को सी से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 10⁻⁻5 की टर्म्स में के ए जा रहा है, मीन्स अप्रोक्सीमेशन लग सकता है यहाँ पे। तो √k/c होगा अल्फ़ा 1.63 10⁻2 के पास आ जाएगा अल्फ़ा इस क्वेश्चन का। सी अल्फ़ा होता है H+ की कंसंट्रेशन और वही कंसंट्रेशन होगी इसके एनायन की। हमें सिर्फ कैटायन की चाहिए क्योंकि पीएच हमें निकालना है। तो सी आपके पास गिवन है 0.05 मोलर, अल्फा आपने अभी निकाला तो 8 × 10⁻⁴ आ जाएगी H+ कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ H+ होता है pH। तो 4 में से log 8 आपको यहाँ पे निकालना है, एंड log 8 होगा log 2⁻3 यानी 3 टाइम्स log 2। log 2 होता है 0.30, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.90 आ गया। तो 4 - 0.90 3.10 के आसपास है, 3.09 टू बी मोर प्रिसाइज। एंड इसके बाद आपसे HCl की प्रेजेंस में क्या होगा हमारे अल्फा का प्रेजेंस। जी हाँ, अल्फा का क्या बिगड़ेगा ये आपसे पूछा है, एंड ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो HCl की प्रेजेंस में सबसे पहले तो इसका, क्योंकि Ka बहुत छोटा है तो -5 का है, तो मोस्ट ऑफ द H+ विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय HCl ओनली, तो H+ की कंसंट्रेशन 0.01 हो जाएगी। एंड C अल्फा वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ द एनायन जो कि कंट्रीब्यूटेड बाय दिस प्रोपेनोइक एसिड ओनली, एंड डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसिड C ओनली, क्योंकि थोड़ा सा है इसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसलिए इक्विलिब्रियम पे भी ये बहुत कम डिसोसिएट होगा। तो C - C अल्फा को ऑलमोस्ट C हमने लिख लिया।
तो सी से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1.3 टू 10⁻5 डिवाइड बाई 0.01, सो 10⁻³ की टर्म्स में आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से। ना क्वेश्चन नंबर 60, pH of 0.1 मोलर solution of cyanic acid is this much, calculate the ionization constant Ka of the acid and degree of ionization in the solution। तो Ka और अल्फा आपको निकालना है, pH और C कंसनट्रेशन आपको गिवन है। तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन pH से आप ऐसे निकाल सकते हैं माइनस एंटी लॉग ऑफ pH 2.34 जो कि आपको गिवन है। तो -2 और -1 10⁻³ हो गया, 1 माइनस 0.34 इज 0.66 आता है। तो log 4 की वैल्यू होती है 0.60 एंड log 5 की वैल्यू होती है 0.69, अब 0.70 मान सकते हैं उसको ऑलमोस्ट। तो उनके बीच का बचा 4.5, उसकी वैल्यू आप 0.65 मान सकते हैं बीच का। यहाँ पे 0.66 है तो 4.5 से थोड़ी ज़्यादा होगी तो 4.57 आपको बोल सकते हैं टू बी मोर प्रिसाइज। अब यहाँ से H प्लस आयन कंसनट्रेशन आपके पास आएगी, इतनी ही एनायन की कंसनट्रेशन होगी। हम मोनोबेसिक एसिड ये ऑफ कोर्स है ही H प्लस और CNO माइनस में ये टूटेगा, तो CNO माइनस की भी कंसनट्रेशन इतनी होगी कि ये यहाँ से आ जाएगा H प्लस की कंसनट्रेशन, एनायन की कंसनट्रेशन डिवाइड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड 0.1 मोलर गिवन है आपको। तो ऊपर इसका स्क्वायर मैंने कर दिया है, नीचे डिवाइड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड टू 2.09 10⁻⁴, ये Ka डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। एंड अल्फा आप जानते हैं C अल्फा H प्लस आयन की कंसनट्रेशन के बराबर होता है। तो C से इसको H प्लस आयन की कंसनट्रेशन डिवाइड करें तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा 4.57, ये 10⁻⁻1 नीचे ऊपर जाके +1 आ जाए तो 4.57 10⁻² आ जाएगी अल्फा की वैल्यू फॉर द क्वेश्चन नंबर 60। ना क्वेश्चन नंबर 61 इज अ बिट इंटरेस्टिंग वन। आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट नाइट्रस एसिड का गिवन है एंड आपसे पीएच इसका एसिड का नहीं पूछा है, आपसे सोडियम नाइट्राइट का पीएच पूछा है एंड इसकी ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछी, यानी पानी में घोलने पर सोडियम नाइट्राइट को अल्फा क्या होगा उसकी वैल्यू पूछी है, उसका पीएच पूछा है सोडियम नाइट्राइट का। एंड इंटरेस्टिंगली जब वाटर से रिएक्ट किया जाता है सोडियम नाइट्राइट को तो ये Na+ और NO2- में ऑब्वियसली टूटेगा एंड ये NO2- का जब हाइड्रोलिसिस होगा देन ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है एंड OH- को रिलीज कर रहा है। इट इज एक्टिंग एज अ बेस हेयर, वाटर यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो नाइट्राइट आयन का हमें हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, तो इस रिएक्शन में एज अ बेस एक्ट कर रहा है, तो हमें के भी चाहिए होगा इस रिएक्शन के लिए, ना कि के ए। तो सबसे पहले आपको जो के ए गिवन था उससे आपको के भी निकालना होगा, के इंटू के बी इज गोस टू के डब्ल्यू, उससे आपने के भी निकाला 10⁻⁻10 के ऑर्डर का आ रहा है। इससे अब OH- आयन की कंसेंट्रेशन आप निकालेंगे, फिर उससे H+ की देन पीएच निकलेगा इसका। तो इस रिएक्शन के लिए के बी का एक्सप्रेशन आपका ऐसे निकलना होगा, the concentration of HNO2OH- and divide by the concentration of nitrate ion, that's how you write the expression of Kb x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर नीचे कंसनट्रेशन ऑफ दिस NO2- आयन नाइट्राइट आयन बेसिकली इतना ही रहेगा, क्योंकि देखिए 10⁻10 का ऑर्डर है, ये ज़्यादा डिसोसिएट या हाइड्रोलिसिस का होगा नहीं, बहुत कम होगा, इक्विलिब्रियम पे भी यही कंसनट्रेशन रहेगी। तो x² 0.04 ये 10⁻10 Kb के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x की कंसनट्रेशन आप निकालेंगे विच इज़ द OH- कंसनट्रेशन 0.093 10⁻5 आ जाएगी। ये OH- की कंसनट्रेशन होगी जो कि आप जानते हैं C अल्फा के बराबर होती है। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा दिस कंसनट्रेशन डिवाइड बाय C विच इज़ 0.04। तो यहाँ मैंने निकाला हुआ है अल्फा फॉर दिस रिएक्शन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 2.36 10⁻5 एंड OH- की कंसनट्रेशन आपके पास है, उसको 10⁻14 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास H+ आयन की कंसनट्रेशन आ जाएगी 10.75 10⁻9। इससे -log ऑफ H+ करके आप pH निकाल सकते हैं एंड 9 में से आपको log 10.75 माइनस करना है। बेसिकली log 10 1 होता है ना, 9 में से 1 माइनस कर लो 8 के पास आएगा, थोड़ा ज़्यादा है उससे 10.7 है तो और ज़्यादा घट जाएगा, तो 8 से थोड़ा सा भी कम 7.97 आ रहा है आंसर, 8 से कम होगा, सिर्फ इतना याद रखिए आप यहाँ से। सो दैट्स हाउ यू नीड टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन। आपको दिया कुछ और था एंड पूछा कुछ और था, सीधे सीधे पूछता तो नाइट्रस एसिड का पीएच उसने पूछा था क्योंकि उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, लेकिन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होना है सोडियम नाइट्राइट का, जहाँ पे नाइट्राइट आयन एज अ बेस एक्ट कर रहा है।
तो ये इम्पोर्टेंट था बिकॉज ये जो नाइट्राइट है ये एक वीक एसिड होता है एंड वाटर से भी वीक है, तो वाटर एज अ एसिड एक्ट कर रहा है इन दिस केस. So you should be a bit careful while solving these types of questions. Now question number 62. A 0.02 molar solution of pyridinium hydrochloride has pH 3.44. Calculate the ionization constant of pyridine. इसका बेस Kb पूछा है इसका जो आपको निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर 62 H+ आयन कंसनट्रेशन आप निकाल सकते हैं पीएच जो आपको गिवन है उससे -3 -1 डी 10⁻⁻4 हो गया एंड 1 -0.44 ये 0.56 आ रहा है एंड हम जानते हैं 0.60 होता है log 4 की वैल्यू, ये उससे कम है तो 4 से कम होगी वैल्यू 3.63 एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 4 से कम होगी, सिर्फ इतना याद रखिए आप. वैसे इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है. log 3 की वैल्यू होती है 0.47 यानी 0.5 के आसपास, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 0.55, वो log 3.5 की वैल्यू होगी. ये 0.55 से ज़्यादा है तो 3.6 तक तो लॉजिकली पहुंचा जा सकता है लेकिन 3.63 तक नहीं. तो 3.6 10⁻⁻4 यहाँ से आप जैसे ही आपने H+ आयन की कंसनट्रेशन निकाली इतनी ही इसके नेगेटिव आयन एनायन की कंसनट्रेशन होगी डिवाइड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इटसेल्फ, देन यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर Ka. तो ऐसे अपने निकाला 6.6 10⁻⁻6 Ka की वैल्यू. K की वैल्यू आ गई तो K इंटू Kb Kw के बराबर होता है. Kb वुड बी Kw डिवाइड बाई Ka. तो यहाँ से 10⁻14 से डिवाइड किया तो 1.5 10⁻9 Kb की, यानी पायरिडीन जो बेस की आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा था Kb आ गया इसका. तो Kb निकालने के लिए हमें पहले तो H+ आयन की कंसनट्रेशन निकालनी पड़ी क्योंकि K के एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी थी वो एंड K ज़रूरी होता है Kb निकालने के लिए. सो दैट्स हाउ यू प्रोसीड दिस क्वेश्चन नंबर 62. नाउ क्वेश्चन नंबर 63. प्रेडिक्ट इफ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग साइड आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक. तो न्यूट्रल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन साल्ट्स के सॉल्यूशन एंड एसिडिक और बेसिक हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक पार्ट ऑफ द साल्ट. जैसे यहाँ पे NaCl और KBl इन दोनों का सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलके बना है सोडियम क्लोराइड एंड दोनों ही ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है एक स्ट्रॉन्ग एसिड. इन दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा. ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा. अब NaCN में सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, HCN एक वीक एसिड होता है. कैसे होता है ये टेबल फॉर्म में हमने लर्न किया था. इससे आगे नाइट्रस एसिड गिवन है, ये भी वीक एसिड होता है और आगे HF है, ये भी वीक एसिड है. ये तीनों ही कैसे होते हैं वीक एसिड, अच्छे से हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ इनको. तो वीक एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले दो केसेस में और दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है. तो इस सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग क्योंकि पार्ट इसमें बेस है. एंड लास्ट में ये NH4NO2 नहीं NO3 होना था. आप देख सकते हैं क्वेश्चन में NO3 गिवन होगा. अमोनियम नाइट्रेट है ये, जी हाँ नाइट्रेट है तो HNO3 नाइट्रिक एसिड से आया है ये साल्ट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वीक बेस एंड नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका एसिडिक नेचर होगा साल्ट का. ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं. Question number 64. The ionization constant of chloroacetic acid is this much. What will be the pH of 0.1 molar acidic solution? तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है तो यहाँ पे Ka वुड बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा वुड बी √K/C. K आपको गिवन है, C भी गिवन है कंसनट्रेशन एसिड की, तो यहाँ से निकाल सकते हैं. एंड 0.1 मोलर सोडियम साल्ट सॉल्यूशन में भी इसका pH होगा, ये भी आपको बताना है. तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 64 √K/C आ जाएगी. अल्फा की वैल्यू 0.116. यहाँ से H+ आयन की कंसनट्रेशन हम निकालते हैं, C अल्फा होगी तो 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 1.16 10⁻2 H+ आयन कंसनट्रेशन. माइनस लॉग ऑफ H+ pH होता है तो 2 में से log 1.16 आपको घटाना है. log 1 आप जानते हैं 0 होता है तो log 1.1 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा. 0.1 आप मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0.1 आ रहा है तो 2 - 0.1 1.9 ऐसे आप इस pH तक पहुँच सकते हैं.
एंड इसके सोडियम साल्ट का पीएच डेफिनेटली बेसिक होगा, क्योंकि उसमें अनायन विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय दिस एसिटिक वीक एसिड, एंड कैटाइन Na प्लस आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसलिए इसका पीएच डेफिनेटली बेसिक होगा, इसलिए इसमें के भी यूज़ करना होगा हमें। इसलिए ये जो पिछला क्वेश्चन था 63, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स का नेचर बताना प्रिडिक्ट किया गया था, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होने वाला था। तो इसमें के भी निकालेंगे आप 10⁻14 से के ए को डिवाइड करके, एंड के बी का एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 61 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट 0.04। यहाँ पे 61 में सोडियम नाइट्राइट साल्ट है, एंड यहाँ पे सोडियम साल्ट होगा एसीटेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 64 में ये रहा। तो ये मैं के बी का एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्स यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है ओ एच माइनस की, तो यहाँ से आप ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, दैट वुड बी 0.86 10⁻6 आ जाएगी। यहाँ से इसको 10⁻14 से डिवाइड किया तो एच प्लस की कंसंट्रेशन आएगी 1.16 10⁻8। अब पी एच होगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो इसको कीजिए 8 माइनस लॉग 1.16 करना होगा। लॉग 1 0 होता है, 0.1 आप मान सकते हैं लॉग 1.1 की वैल्यू, ये हमने पीछे भी किया था अभी। तो 8 माइनस 0.1 इज 7.9 pH हो जाएगा इसके सोडियम साल्ट का। क्वेश्चन नंबर 65, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 310 केल्विन पे आपको गिवन है, एंड ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे पीएच डिक्रीज कर जाता है वाटर का, वही यहाँ पे इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेट हुआ है। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो कैसे चेंज होगा आप देखते हैं। आपको आयनिक प्रोडक्ट गिवन है विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। न्यूट्रल वाटर में इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है, तो दोनों की x मान ली, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट, यहाँ से x आ जाएगा 1.64 10⁻⁷। ये होगी H प्लस की कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें pH निकालना है, H प्लस की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है उसमें, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस होगा। यहाँ से 7 में से लॉग 1.64 आपको माइनस करना है, एंड अगेन लॉग 1 0 होता है, ये 1.6 है। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, ये 1.5 इन दोनों के बीच में आता है, तो 0.15 आप मान सकते हैं लॉग 1.5 की वैल्यू है। ये लॉग 1.6 है, तो 0.15 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 0.20 इसको मान सकते हैं। तो 7 माइनस 0.20 ये 6.8 आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 6.78 आप अज्यूम कर सकते हैं। 6.8 तक आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं फॉर द पीएच। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 आपको कैलकुलेट करना है पीएच फॉर द रिजल्टेंट मिक्सचर्स। In part A, 10 ml of 0.2 molar calcium hydroxide is combining with 25 ml of 0.1 molar HCl। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने होंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से आते हैं। पहले में 0.2 इंटू 10 यानी 2 मिली मोल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। जब ये Ca प्लस और 2OH माइनस में टूटेगा तो डबल हो जाएंगे इसके हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन, यानी 4 मिली मोल्स हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। 2.5 इंटू 0.1 ये 2.5 मिली मोल्स बन रहे हैं HCl के। इतने ही H प्लस की कंसंट्रेशन होगी, तो 4 मिली मोल्स वहाँ से है और यहाँ से 2.5, तो 4 माइनस 2.5 1.5 मिली मोल्स यहाँ पे बचेंगे OH माइनस आयंस के, वही आपको लिखने हैं। यानी इस सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम होगी 25 प्लस 10 35 ml। तो नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम, दिस गिव द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस दैट आई हैव रिटन हेयर। 1.5 मिली मोल्स बचे, 10⁻³ मोल्स में कन्वर्ट कर लिए, एंड 35 ml को फिर लीटर में कन्वर्ट किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 0.04 कंसंट्रेशन बचेगी OH माइनस आयन की। अब इससे POH हम निकाल लेंगे, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 2 में से यहाँ पे log 4 माइनस होगा विच इज़ 0.60, तो 1.4 बचेगा POH। इसको 14 में से माइनस करेंगे तो pH आएगा 12.6 के आसपास है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें 1 मिली मोल है H2SO4 का और 1 ही मिली मोल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि अगेन 2 OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, ये 2 H प्लस प्रोड्यूस करेगा। दोनों में H प्लस और OH माइनस का नंबर भी सेम है, इन दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम आ रही है, दोनों स्ट्रॉन्ग ही
एसिड्स एंड बेसिस हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर लेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, सॉल्यूशन का पीएच 7 आ जाएगा। कंसंट्रेशन से भी ये क्लियर हो रहा है और दोनों के नेचर से भी ये क्लियर हो रहा है। नाउ पार्ट सी, 10 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, यहाँ से 1 मिली मोल ऑफ H2SO4 आ रहा है। 10 ml ऑफ 0.1 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मिली मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स OH माइनस भी एक ही देगा, तो 1 मिली मोल ऑफ OH माइनस यहाँ से आ रहा है। लेकिन यहाँ हमें 2 मिली मोल्स ऑफ H प्लस मिलेंगे क्योंकि 2 H प्लस दे रहा है H2SO4, तो एक H प्लस का मिली मोल यहाँ से बचेगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम विच इज 20 ml, तो यहाँ से आ जाएगा H प्लस की कंसनट्रेशन 1 × 10⁻³ मिली मोल्स, नंबर मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम 20 ml 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, लीटर में कन्वर्ट किया तो 0.05 H प्लस की कंसनट्रेशन यहाँ से आ गई। इसको माइनस लॉगरिथम में H प्लस करेंगे तो 2 में से log 5 आपको माइनस करना है, log 5 की वैल्यू 0.69 यानी 0.7 के आसपास हम मान सकते हैं, तो 2 - 0.7 इज 1.3 pH फॉर दिस सॉल्यूशन मिक्सचर। Now question number 67 is based on the solubility of sparingly soluble salts. The solubilities of these salts at 298 Kelvin from their solubility product आपको निकालनी है। टेबल 7.9 से आपको solubility product निकाल लेने हैं एंड मोलारिटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस भी पूछी है, तो डिफरेंट होगी, डिफरेंट केसेस में कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है। पहले से देखते हैं, पहला है सिल्वर क्रोमेट एंड यहाँ पे मैंने जब थ्योरी करवा रहा था मैं तो आपको बताया था कि ये साल्ट का सीधे नाम बता देगा, फॉर्मूला आपको खुद से प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, तो वो एक्सरसाइज यहाँ पे फुलफिल होगी। द फर्स्ट वन इज सिल्वर क्रोमेट। अब क्रोमेट आयन आप देखने वाले हैं D&F ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में, वहाँ पे आप देखेंगे कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +6 होती है, जो कि यहाँ पे देख सकता है CrO4 2- में ही हो रहा है। X +8 X -8 एक्चुअली -2 होता है ना ऑक्सीजन पे, तो X 2 -2 × 4, तो X -8 इज इक्वल टू -2, -8 RHS में गया तो +8 हो जाएगा, तो 8 - 2 +6 यहाँ पे क्रोमियम कंसनट्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो CrO4 2- होता है, ये आप ऐसे याद रखेंगे। क्रोमेट आयन इसमें 2- चार्ज होता है। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, सिल्वर पे 2+ चार्ज भी आ सकता है और प्लस चार्ज भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तीनों पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह आते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर, एंड कॉपर की 3D10 4s1 कन्फिग्रेशन होती है एंड उसमें से एक रिमूव कर देते तो नोबल गैस रहती है, यानी +1 आता है उसमें, उसके नीचे ही आता है सिल्वर भी और गोल्ड भी, तो इनमें भी स्टेबल +1 होगी। सिल्वर में आप ऐसे याद रखते हैं Ag+ होगा, तो 2 आएगा यहाँ पे, 2 Ag+ आएगा और CrO4 2- आएगा, तो दैट्स हाउ यू प्रिडिक्ट द स्टोइक्योमेट्री ऑफ दिस साल्ट सिल्वर क्रोमेट। तो 2s सोलिबिलिटी होगी सिल्वर की और s होगी क्रोमेट की। ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल हमने लिखा 2s² होगा एंड मल्टीप्लाइड बाय s, क्योंकि 2s का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है एंड KSP एक्सप्रेशन में रेज टू द पावर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाता है कंसंट्रेशन का, तो 2s का होल स्क्वायर इंटू s, ये इट इज़ 4s² इंटू s यानी 4s³। यहाँ से S के लिए आप सोल्व कीजिए, 0.6×10⁻⁴ मोलर आ जाएगा, इतनी ही कंसंट्रेशन होगी क्रोमेट आयन की एंड इसकी डबल होगी Ag+ की कंसंट्रेशन, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका 2 है, 1.3 × 10⁻⁴। दूसरा है बैरियम क्रोमेट साल्ट। आपके पास क्रोमेट का आपने देखा -2 होता है, बैरियम आप जानते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का पार्ट है, तो इस पे तो +2 चार्ज होगा ही, तो +2 - 2 ऐसे में टूटेगा, ऐसा होगी दोनों की S² इज टू इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये आप टेबल से देख के आपको लेने थे, ये जो NCERT में गिवन है एंड पेपर में डेफिनेटली ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट्स आपको गिवन होंगे, तो यहाँ से S आप निकाल लीजिए, 1.1 × 10⁻⁵ आएगा, दोनों की सोलिबिलिटी इतनी ही होगी। इंडिविजुअल आयंस की भी साथ में निकालते जा रहे हैं एंड मैं आपको बता रहा था डिफरेंट होगी, डिफरेंट होती है डेफिनेटली डिफरेंट आयंस की। देखिए यहाँ पे Ag+ की डिफरेंट थी, CrO4 2- की डिफरेंट, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनका डिफरेंट होता है। तीसरा है फेरिक हाइड्रोक्साइड, एक फेरस हाइड्रोक्साइड भी होता है, फेरिक में +3 होती है और फेरस में +2, तो +3 में टूटेगा फेरिक एंड 3OH- टूटेगा ऐसे एंड S इसकी होगी 3s इसकी, तो 3s का क्यूब होगा और मल्टीप्लाइड बाय s
एंड 3 3 9 27 S³ इंटू एस, यानी 27 S⁴ इज टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ से एस निकालिए 1.39 आ जाएगा। यही Fe3+ की होगी, लेकिन इसकी 3 टाइम्स हमारे पास होगी OH माइनस की कंसनट्रेशन 4.17 -10 मोलर के आसपास आ जाएगी। Next is lead chloride which is PbCl2. So Cl माइनस में टूटेगा तो 2Cl माइनस एंड Pb2+ होगा, 2S हो गया इसका, एंड S होगी सॉल्युबिलिटी Pb2+ की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल 2S का होल स्क्वायर हो गया, यानी 4S²। S से और मल्टीप्लिकेशन तो 4S³ हो जाएगा। एस निकालिए यहाँ से 1.5 इंटू 1 - 2 के आसपास आ रहा है, तो यही होगी Pb2+ की कंसनट्रेशन। Cl माइनस का इसका डबल होगा 3.1 × 10⁻²। लास्ट आपको दिया हुआ है सबसे इंटरेस्टिंग, मर्क्यूरस आयोडाइड। एक मर्क्यूरिक आयोडाइड भी होता है, उसमें Hg2+ होता है, इसमें Hg+ होगा। एंड ये इन जनरल आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसके पीछे इक लगा होता है वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अस जिस पे लगा वो लोअर होती है। ये मैंने बताया भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, जहाँ पे लास्ट न्यूमेरिकल आता है उसका एसिड्स की बात होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो Hg2I2 ये टूटेगा Hg2 और 2I- में। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। Hg क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मर्क्यूरस के अंदर, एंड यहाँ पे है भी, ये देखिए 2 Hg हैं, तो 2 Hg पे 2+ है, एक पे एक होगा ना, लेकिन टूटता ये इसी तरीके से है। जो मर्क्यूरिक होता है वो Hgi2 होता है, तो Hg2+ और 2I- में सीधे सीधे हो तो सिंपल टूटता है, लेकिन मर्क्यूरस भी ऐसे जुड़े हुए फॉर्म में टूटता है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है एंड इम्पोर्टेंट है, ये कंफ्यूज करता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में थिक लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। थिक मीन्स एसोसिएटेड लिक्विड, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएटेड रहते हैं, आप ऐसे याद रखते हैं। मर्क्यूरस आयोडाइड ऐसे ही टूटता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से एस सॉल्युबिलिटी होगी इस Hg2 की, और 2S आप देख रहे हैं I- की होगी, तो 2S का होल स्क्वायर 4S² इंटू एस इज 4S³, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्युबिलिटी आएगी 2.24 × 10। यही होगी Hg2 की सॉल्युबिलिटी, एंड इसका डबल 4.4 × 10 मोलर होगी सॉल्युबिलिटी हमारी I- आयंस की। ना क्वेश्चन नंबर 68, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट आपको सिल्वर क्रोमेट और सिल्वर ब्रोमाइड का गिवन है, एंड रेशियो ऑफ मोलैरिटीज ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पूछा है। ये रेशियो मोलैरिटी नथिंग बट सॉल्युबिलिटीज का ही रेशियो पूछा है आपसे, जो कि हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में किया था, तो वैसे ही होगा ये भी। इवन सिल्वर क्रोमेट का हमने अभी निकाला भी था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 6.5 × 10⁻5 मोलर। ये सॉल्युबिलिटी है सिल्वर क्रोमेट की, सीधे मैंने लिख दी है। एंड S² इज इक्व टू 5 × 10⁻13 S डैश² है ये AgBr की सॉल्युबिलिटी। तो S डैश यहाँ से आ जाएगा इसका √7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻7 मोलर। अब इन दोनों का रेशो पूछा है सिल्वर क्रोमेट से सिल्वर ब्रोमाइड का, तो S/H डैश हो जाएगा। ये रेशो आप निकालिए 19:1.9 रेशो ये आ रहा है, तो इतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है सिल्वर क्रोमेट की एज कम्पेयर टू सिल्वर ब्रोमाइड। ये कंपैरिजन भी हमने कर लिया। सिल्वर क्रोमेट इज 91.9 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन सिल्वर ब्रोमाइड। इस सोल्युबिलिटी रेशो से क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 69, equal volumes of this much concentrated solutions of sodium iodate and cupric chlorate are mixed together। तो सोडियम आयोडेट और क्यूप्रिक क्लोरेट दोनों जो मिक्स किए जाते हैं, तो क्यूप्रिक आयोडेट इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। आपको बताना है कि इसकी प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं कॉपर आयोडेट की। तो प्रेसिपिटेशन क्राइटेरिया बहुत आसान होता है, ये वैसे ही है जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन होता है। क्यू जो हमारा होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट QC जिसको हम बोलते हैं, वो अगर कम रह जाता है के से, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC से कम रह जाता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, और अगर वह ज़्यादा हो जाता है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। ये है जो इक्विलिब्रियम फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रिक आयोडेट। अगर इसका आयनिक प्रोडक्ट
कम आ जाएगा KSP से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन तब होगा जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। एंड फॉर इंस्टेंस इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं रिजल्ट पहले ही, इसका आयनिक प्रोडक्ट कम आ रहा है KSP से, जो कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट -8 गिवन है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जो IP है वो KSP को रीच करेगा, उसकी वैल्यू उस तक इंक्रीज करेगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, डिसोल्यूशन होगा इसका, ना कि प्रेसिपिटेशन बैकवर्ड में। तो ये क्राइटेरिया होता है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोएफिशिएंट QC और KC होता है, वैसे यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन होता है, बिल्कुल वैसा ही है। थ्योरी में हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है। तो कॉपर आयोडेट, क्यूपरिक आयोडेट कैसे टूटेगा, देखिए ईक आ रहा है ना इसमें, तो Cu2+ होगा, यहाँ से आपको क्लियर होगा। क्यूपरस में Cu+ होता है, वैसे ये ना भी लिखा होता, ये कॉपर आयोडेट यहाँ पे लिखा है, इससे भी आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशंस में इनका लिया जाता है, इनका सॉल्यूशन। एंड आप D&F ब्लॉक चैप्टर में देखेंगे कि एक्वा सॉल्यूशन में मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ कॉपर इज Cu2+। तो कॉपर आयोडेट भी लिखा होता तब भी आप समझ जाते हैं कि ये Cu2+ है। तो IO3 पे माइनस चार्ज होता है, तो IO3 पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस करने के लिए, और Cu2+ हो जाएगा। IO3 पे माइनस कैसे होता है, बिकॉज आयोडीन पे +7 चार्ज होता है। ये है हमारा हेलोजन, हलाइड आयन, एंड हेलोजन्स पे +7 चार्ज होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी। आयोडेट है ये मैक्सिमम है, तो IO3 देखिए 3 दूनी 6, एंड यहाँ पे +7 नहीं आ रहा है, एक्चुअली +5 आ रहा है। IO3 माइनस में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट X-6 =-1, तो +5 आई है, जी हाँ। तो आप ऐसे सीधे याद रख सकते हैं इसको, तो यार हाइलाइड आयन जो होते हैं हेलोजन्स, वो उन पे माइनस चार्ज होता है ना, F-Cl-Br-, तो वैसे ही ये जो आयोडेट है इस पे माइनस चार्ज होगा, तो ये तो सीधा ही याद हो जाएगा। Cu2+ है तो माइनस होगा आयोडीन वाले पे, तो इस पर कंपनसेट करने के लिए 2 टाइम्स माइनस हो जाएगा। तो ऐसे होगा इक्विलिब्रिया फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूपरिक आयोडेट। तो यहाँ से आपको इन दोनों की कंसंट्रेशन निकालनी होगी, जो साल्ट्स आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, सोडियम आयोडेट और क्यूपरिक क्लोरेट। तो इन दोनों का गिवन है कि इक्वल वॉल्यूम्स आपको गिवन है, दिस मच कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इक्वल वॉल्यूम है तो ये मोलैरिटी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 0.001 मोलैरिटी होगी सोडियम आयोडेट की, इतनी ही क्यूपरिक आयोडेट की भी होगी। तो इतने में टूटेगा Na+ और IO3-, क्यूपरिक क्लोरेट टूटेगा 10⁻³ एंड 2 टाइम्स दिस हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरेट आयन। वैसे यूज़ नहीं होगा, हमें सिर्फ Cu2+ के ही चाहिए, तो Cu+2+ की कंसंट्रेशन यहाँ से उठाई और IO3- की यहाँ से। एंड आयोनिक प्रोडक्ट जो कोपरिक आयोडेट का है उसमें 2 टाइम्स है द कंसंट्रेशन IO3-, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा IO3- की कंसंट्रेशन का। तो आयोनिक प्रोडक्ट यहाँ से आ रहा है 10⁻⁹, यानी छोटा आ रहा है आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, 10⁸ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, इसका आयोनाइजेशन होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा, ना कि रिवर्स, ना कि प्रेसिपिटेशन। तो दैट्स हाउ will it lead to precipitation? No, it will not lead to precipitation, it will lead to ionization. That's how you answer this question. Now question number 70. It is based on the direct formula and the last concept given in the NCERT theory, जहाँ पे solubility of a sparingly soluble salt in lower pH increase कर जाती है, उसका formula जहाँ पे given है। Ionization constant for benzoic acid is given to you and KSP for silver benzoate is also given. How many times silver benzoate is more soluble in a buffer of pH 3.9 compared to solubility in pure water? यानी pH lower pH पे प्योर वाटर यानी 7 pH के कंपैरिजन में कितनी इंक्रीज हो जाएगी सॉलिबिलिटी, ये पूछा आपसे। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला गिवन है एनसीईआरटी में, सॉलिबिलिटी एट लोअर पीएच √KSP मल्टीप्लाइड बाई H+ कंसंट्रेशन प्लस Ka डिवाइड बाई द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो इसमें सब कुछ गिवन, आपको सिर्फ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, पीएच आपको गिवन उससे आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ -pH एंड -3 -1 ये 10⁻⁴ हो गया, 1 - 0.19 इज 0.81 एंड ये 0.84 एग्जैक्टली होती है log 7 की वैल्यू। तो 0.81 उसके आसपास है, तो 7 आप सीधे लिख सकते हैं, 7 × 10⁻⁴
मोलर या H+ आयन कंसंट्रेशन है कि सब कुछ आ गया इस फॉर्मूला में आपके पास। बाकी सब Ka और Ksp क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको पुट कीजिए इन सबको। 1.16 × 10⁻⁶ सॉल्युबिलिटी आ जाएगी लोअर pH पे। अब नॉर्मल प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी थी, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आप निकाल लेंगे जो इसका गिवन है 2.5 × 10⁻13 25 10⁻14 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, स्क्वायर करने में आसानी होगी। तो एस डैश हम उस सॉल्युबिलिटी को मान लेते हैं 25 10⁻14 5 × 10⁻7 सॉल्युबिलिटी आ गई प्योर वाटर में। एक ऐसे निकाला मैंने, सिल्वर बेंजोएट है ये, Ag+ और बेंजोएट एनायन में टूटेगा तो एस स्क्वायर उनकी होगी सॉल्युबिलिटी, तो उस वहाँ से एस डैश आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी इन लोअर pH और सॉल्युबिलिटी एच प्योर वाटर और लोअर pH पे सॉल्युबिलिटी, उनका रेशो हमने निकाला है यहाँ पे 3.317 लोअर pH और प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी का रेशियो है ये। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सिल्वर बेंजोएट इज 3.317 टाइम्स मोर सॉल्युबल एट लोअर pH, दैट you can conclude from this question. Question number 71. What is the maximum concentration of equimolar solutions of ferrous sulfate and sodium sulfite? So that when mixed in equal volumes there is no precipitation of iron sulfide. तो ये दोनों मिलके आयरन सल्फाइड बनाते हैं, ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। एंड Ksp दिया है आयरन सल्फाइड का। तो आयरन सल्फाइड का आयनिक प्रोडक्ट आपको निकालना है, अगर वो कम रहा हमारे इस Ksp से तो नहीं होगी प्रेसिपिटेशन, कम रहा तो ज़्यादा होने की कोशिश करेगा, यानी आयनाइजेशन होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। तो कम होना चाहिए या इक्वल भी होना चाहिए आयनिक प्रोडक्ट, तब भी नहीं होगा। इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम पे कंडीशन होगी, ना प्रेसिपिटेशन होगा ना आयनाइजेशन होगा, दोनों ही प्रोसेस इक्वल रेट पे हो रहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं। अगर आपको प्रेसिपिटेशन ही चाहिए ज़्यादा तो ये एकमात्र कंडीशन है, ज़्यादा होनी चाहिए आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू एज कंपेयर टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। तो नो प्रेसिपिटेशन के लिए ये एसेंशियल कंडीशन है, या तो इक्वल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट आयरन सल्फाइड का मान लीजिए इन दोनों के आयन्स की कंसंट्रेशन XX है, तो x² होगा इसका आयनिक प्रोडक्ट, एंड दैट शुड बी लेस देन, ईदर लेस देन और इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्ट विच इज आयरन सल्फाइड। तो 6.3 × 10⁻18 गिवन है, यहाँ से x आ जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2.5 × 10⁻9। तो सॉल्युबिलिटी उसकी जो सॉल्यूशन है इसकी 2.5 × 10⁻9 से इधर कम होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। ये आपसे पूछी थी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी हो सकती है, तो इनमें से फेरस सल्फेट में से और सोडियम सल्फाइड में, इसमें सल्फाइड आएगा, इसमें से फेरस आएगा, तो इन दोनों की मैक्सिमम कंसंट्रेशन 2.5 × 10⁻9 से ज़्यादा नहीं हो सकती फॉर नो प्रेसिपिटेशन टू occur. Now question number 72. What is the minimum volume of water required to dissolve 1 gram of calcium sulfate at 298 Kelvin? टेम्परेचर ये इररेलेवेंट है इस क्वेश्चन के लिए। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है कैल्शियम सल्फेट का, यहाँ से आपको सॉल्युबिलिटी निकाल लेनी होगी इसकी। एंड कैल्शियम सल्फेट Ca2+ एंड SO4 2- में होगा, तो S दोनों के, तो S² वुड बी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल 9.10⁻6। यहाँ से सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 3 × 10⁻3। सॉल्युबिलिटी होती है कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। तो यहाँ से मोल पर लीटर में आ रही है, लेकिन ग्राम्स में आपको क्वेश्चन होगी ना, तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा ग्राम पर लीटर में, तो इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना होगा कैल्शियम सल्फेट के। तो 136 आ रहा है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी आसानी है। कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 136 आएगा। तो ग्राम पर मोल होता है ये मोलर मास, तो यहाँ से मोल कैंसिल हो गया, ग्राम पर लीटर बचेगा। 0.41 ग्राम पर लीटर, यानी 0.41 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को डिसॉल्व करने के लिए 1 लीटर वाटर चाहिए होता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है 0.1 ग्राम के लिए 1 लीटर वाटर चाहिए, तो 1 के लिए यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं, 1 / 0.41 आ जाएगा, यानी 2.43 लीटर के आसपास ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। Finally, the last question of equilibrium exercise, question number 73. Again, it is based on the concept of IP and KSP, ionic product and solubility product constant.
concentration of sulfide ion in 0.1 molar HCl solution saturated with hydrogen sulfide is this much. If 10 ml of this is added to 5 ml of 0.04 molar solution of each of the following, कौन से में प्रेसिपिटेशन होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जब ये सल्फाइड आयन इन सॉल्यूशन में मिलाया जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी ये आपको पता लगाना है। एंड सल्फाइड आयन तो अनायन है, इसके अलावा इन सारे सॉल्यूशंस में से एक कटायन भी आएगा तो उसकी भी कंसंट्रेशन आपको चाहिए। दोनों को मिलाकर आयनिक प्रोडक्ट आएगा, जिसके इसमें आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, उसमें प्रेसिपिटेशन होगी क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। ये है बेसिक कंसेप्ट इस अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन निकाल देते हैं। उसमें इनिशियली 10⁻⁻19 आपको गिवन है सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन, वॉल्यूम है 10 ml है उसकी इनिशियली। M1V1 = M2V2 ये फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए। दूसरे सॉल्यूशन में M2 हो जाएगी एंड 15 ml टोटल वॉल्यूम है, क्योंकि 5 उसका था, 10 सल्फाइड आयन का पहले था। तो यहाँ से सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन आ रही है 6.7 × 10⁻19 मोलर। अब जो दूसरा कैटायन है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो पता तब लगेगा जब इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे, इसलिए हम उसको X मान रहे हैं। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि उस पर +2 चार्ज होगा क्योंकि सल्फाइड आयन पे -2 चार्ज है न्यूट्रलाइज करने के लिए उस साल्ट को। तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी अभी हमें निकालनी, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट में इसकी ज़रूरत है। एंड इसका इनिशियल कंसंट्रेशन उस कैटायन की होगी M1V1 यानी 4 उसकी मोलैरिटी है और 5 ml उसकी वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम बाद में हो जा रही है 15 ml, दोनों की मिला के M2 होगी उसकी मोलैरिटी। तो यहाँ से उसकी मोलैरिटी आ रही है 1.3 × 10⁻²। अब इन दोनों का लेते हैं आयनिक प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर आप तो 8.71 × 10⁻22 आ रहा है आयनिक प्रोडक्ट। अब ये आयनिक प्रोडक्ट जिसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा उस केस में प्रेसिपिटेशन होगा। ये सारे डाटा मैंने एनसीईआरटी की टेबल से उठाए, आपको वहाँ से ही देखने हैं। एंड क्वेश्चन में डेफिनेटली जब पेपर में ये आएगा तो आपको प्रोवाइडेड होंगे डेफिनेटली। तो इन केसेस में आप देख सकते हैं जो लास्ट के दो हैं सिर्फ ZnS और CDS, इन दोनों केस में हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP कम रह जा रहा है और आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है। 10⁻22 में है आयनिक प्रोडक्ट और KSP रह जा रहा है -24 और -27। इन दोनों में ही डेफिनेटली फिर प्रेसिपिटेशन होगी, ये आपको गेस करना था इस क्वेश्चन में। IP इज ग्रेटर देन KSP फॉर बोथ ZnCl2 and CdCl2 solutions. So precipitation will take place in both, but more precipitation will take place in CdCl2 because its KSP is lesser. तो जिसका KSP और लेस होगा तो उसमें और ज़्यादा तेज़ी से प्रेसिपिटेशन होगा, क्योंकि और ज़्यादा तेज़ी से हमारा IP KSP की ओर प्रोसीड करेगा। ज़्यादा हो गया ना IP उस केस में, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा इक्वल होने के लिए IP KSP से। तो इसलिए हमारा CdCl2 सॉल्यूशन के केस में ज़्यादा होगा प्रेसिपिटेशन। मैं इसको इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि NCERT ने जो पीछे एक्सरसाइज में सॉल्यूशन दिया है उसमें सिर्फ CdCl2 ही मेंशन किया है। तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसलिए इसको आंसर देना NCERT ने प्रेफर किया। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप भी CdCl2 प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है। रीज़न क्योंकि IP और KSP का डिफरेंस इसमें ज़्यादा है। सो दैट्स हाउ वी आर डन विद द NCERT एक्सरसाइज ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर। अब इसकी बची है NCERT एग्जाम्पल, उसमें अराउंड 19 क्वेश्चन है। लेट्स सी देम आल्सो टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वैल्यू ऑफ डेल्टा N बतानी है फॉर द रिएक्शन। ये नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स होते हैं एंड यहाँ पे 2 हैं गैसियस प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एक भी नहीं है तो 2 - 0 2 आ गई डेल्टा N की वैल्यू। तो डी इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा G0 अगर पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K आपको पूछा है क्या होगा। तो डेल्टा G0 होता है -RT natural log of K, तो माइनस ऑफ डेल्टा G0 होता है K, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए K, तो दैट्स हाउ K शुड बी लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया। सी पार्ट में देखिए प्रोसेसेस फिजिकल प्रोसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। हमने देखा था थ्योरी में
इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग में ही आता है ये, दैट ऑल वेदर इट बी फिजिकल और केमिकल सिस्टम ऑल इक्विलिब्रिया डायनेमिक इन नेचर, यानी उस पर प्रोसेसेस चल रही होती हैं, इट इज़ जस्ट दैट इक्वल डायरेक्शन में सेम रेट होते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्रोसेसेस स्टॉप होते हैं इक्विलिब्रियम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है फिजिकल और केमिकल सिस्टम में, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बार बार आती है ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी थ्योरी में। तो सी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, सीधे आपको मार्क करना, कोई दूसरे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे वैल्यू ऑफ के सी पूछी है, तो अगेन दैट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय दैट ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सभी का एक है यहाँ पे। तो Cl2 की कंसनट्रेशन 1.2 × 10⁻³ है, यही है PCl3 की, डिवाइड बाई 0.8 × 10⁻³ पर मोलर, या PCl5 की कंसनट्रेशन, तो 1.8 × 10⁻³ आ जाएगा न्यूमेरिकल आंसर आपका। लेकिन ये दो न्यूमेरिकल आंसर्स हैं सेम ही, तो इनमें से भी आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा फ्रॉम द यूनिट ऑफ केसी। ऊपर देखिए मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी एक मोल पर लीटर है, तो एक मोल पर लीटर से एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मोल पर लीटर बचेगी। एंड थर्ड ऑप्शन में लीटर पर मोल गिवन है, तो ये रॉन्ग हो गया, मोल पर लीटर होना था, इसलिए एलिमिनेशन से सेकंड ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। बी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 5 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, एंड सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये मैं आपसे बोल रहा था, यहाँ पे सीधे ही पूछ लिया उसने कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ना आपसे कोई सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर इंक्रीजेज व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग आयरन 3 नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट। ये एग्जैक्ट सिनेरियो एनसीईआरटी की थ्योरी में डिस्कस किया गया, जहाँ पे लास्ट पार्ट आता है हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो वहाँ पे Fe3+ और थायोसाइनेट आयन में जो कंपाउंड बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका रेड कलर होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड Fe3+ आयन्स को लेके चला जाता है, तो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करना और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, यानी ये इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीज होगा ऑक्सैलिक एसिड के ऐड करने से। ऐसे ही HgCl2 के ऐड करने से भी क्योंकि थायोसाइनेट आयन वहाँ से रिमूव हो रहे हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, तो अगेन रेड कलर डिक्रीज होगा। तो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट, इंक्रीज नहीं होगा, ऑक्सैलिक एसिड के डालने से डिक्रीज होगा रेड कलर की इंटेंसिटी। एंड सीधे सीधे ये पूछ लिया बिना सिनेरियो दिए, इसका मतलब एनसीईआरटी की दूरी सीधे पूछी जाती है। एंड आपको सीधे सीधे ही याद होना चाहिए, मैंने थ्योरी करते टाइम भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको कुछ राहत दी गई है, सिनेरियो बताया गया है यहाँ पे। एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स ब्लू, एंड यहाँ पे कलर्स भी आपको दिखाए हुए हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाती है रूम टेम्परेचर पर। ऑन कूलिंग रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स पिंक, यानी रिवर्स रिएक्शन हो जाती है हमारे लोअर टेम्परेचर पे। तो अब यहाँ से आपको प्रिडिक्ट करना चाहिए कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है, वही आपसे पूछी है। तो कूलिंग पे यानी लो टेम्परेचर पे रिवर्स रिएक्शन हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रूम टेम्परेचर तक लेके जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर किया जाती है इक्विलिब्रियम पे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ही ऑप्शन में दिखा रहा है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक के लिए, तो इसलिए ए आंसर हो गया इसका। इस क्वेश्चन को किया जा सकता है इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया उसको पढ़ के, लेकिन आप मैंने थ्योरी में आपको बताया, ये कलर्स भी मैंने आपको याद करवाए, ये भी थ्योरी में आता है एग्जैक्टली यही केस रिएक्शन का। तो वहाँ मैंने कलर्स आपको बता दिए कैसे लर्न करना है। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन ना भी दिया हो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जैसे पिछला क्वेश्चन है वैसे ही फॉर्म में ये भी आ जाए, तो भी आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, मैंने याद करवाया है इसको रिएक्शन को कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, pH ऑफ प्योर वाटर 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। ये आई थिंक ऑलरेडी हमने कर लिया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 एक्सरसाइज का आप देख सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है एग्जैक्टली ऐसा ही। वहाँ पे एग्जैक्टली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी हमारे pH की, यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्टली आपको वो आयनिक प्रोडक्ट होता है जो वाटर का एट दिस हाई टेम्परेचर वो गिवन नहीं है, इसलिए आपको कंपैरेटिवली ही पूछ रहा है, क्वालिटेटिवली ही। तो pH बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से H+ आयनिक कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और pH डिक्रीज हो जाता है। तो 7 से कम होगा न्यूट्रल वाटर का, लेस देन 7, सिर्फ क्वालिटेटिवली प्रिडिक्ट करना था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 65 आप देख सकते हैं, मैंने सॉल्व किया हुआ है ये इसी एक्सरसाइज में। ना क्वेश्चन नंबर 8,
आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको गिवन है। ये क्वेश्चन मुझे रोंग लगता है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जिसका आंसर दिया हुआ है, मुझे रोंग उसका आंसर लग रहा है। आपको ऑर्डर ऑफ पीएच इस क्वेश्चन में बताना है। तो 10⁻⁻5, 10⁻⁸ एंड 10⁻⁻4, इसमें 10⁻⁻4 जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है सबसे ज़्यादा आ रहा है। तीसरा कौन सा इनमें, फॉर्मिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसका पीएच सबसे कम होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो इसका पीएच सबसे कम होना चाहिए ना फॉर्मिक एसिड का। तो फॉर्मिक एसिड का पीएच सबसे कम एक ऑप्शन में है, इसमें बी ऑप्शन में। एंड सबसे ज़्यादा पीएच उसका होना चाहिए जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम है। तो वो सबसे कम डिसोसिएट करेगा, यानी वीक एसिड होगा तो उसका पीएच ज़्यादा होगा। तो 10⁻⁸ यानी हाइपोक्लोरस का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका बी आंसर होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पलर ने इसका आंसर दिया हुआ है डी, विच इज़ आई थिंक इट इज़ इनकरेक्ट। ये तो या तो ऑर्डर हो सकता है H+ का, क्योंकि पीएच और H+ का ऑर्डर एग्जैक्टली अपोजिट होता है, या फिर pKa का ये ऑर्डर हो सकता है, उनका भी Ka के ऑर्डर के जस्ट अपोजिट होता है ऑर्डर। तो इधर pKa या फिर H+ आयन कंसंट्रेशन का ऑर्डर हो सकता है। पीएच का ऑर्डर ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका उतना हमारे पास पीएच कम होना चाहिए। तो दैट्स माय पर्सपेक्टिव फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो आप बता सकते हैं कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट विच इज़ डायरेक्टली गिवन इन द थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी, जहाँ पे रिलेशन आता है बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड एंड बेस K × KB = KW। तो जब आप दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये कंसेप्ट वहाँ पे ब्लैक वर्ड्स में हाईलाइट करके लिखा हुआ एनसीईआरटी ने। तो पहली और दूसरी रिएक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो HS- से HS- कैंसिल हो जाएगा, H2H गिव्स 2H + H2- है। दो रिएक्शन को आप ऐड कर रहे हैं, तीसरी का K3 था तो दैट्स हाउ K3 वुड बी इक्वल टू K1 × K2। ये कंसेप्ट है एनसीईआरटी का, हाईलाइटेड वर्ड में ये बताया गया। तो ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एसिडिटी ऑफ BF3 किस कौन बिहाव पे आप एक्सप्लेन करते हैं, कौन से कंसेप्ट पे ये पूछा है। तो लुईस कंसेप्ट पे होता है, वहाँ पे एग्जांपल लिया भी जाता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एग्जांपल वहाँ पे थ्योरी में गिवन है अमोनिया का, तो अमोनिया आपके पास लोन पेयर होता है तो उसका एक्सेप्ट करता है। तो ये इसका कारण है एसिडिटी का, यानी कि इन तीनों में आर्हेनियस, ब्रोंस्टेल और ल्यूइस में ल्यूइस कंसेप्ट ही है एक जो एक्सप्लेन करता है एसिडिटी BF3 की। ना तो ये H+ का लेन देन इसमें कुछ होता है और OH- का तो कुछ लेना ही देना नहीं है। तो आर्हेनियस नहीं होगा, ना ही ब्रोंस्टेल ल्यूइस ही होगा। सिर्फ लोन पेयर का ही इसमें लेना इन्वॉल्व है, बेसिकली दे तो ही सकता नहीं क्योंकि एसिड है। तो दैट्स हाउ सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन। ये सीधा पूछ लिया क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा था सीधे सीधे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनमें से एक ही है जो बफर सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर पाएगा। अब आपको एग्जैक्ट फॉर्मेशन कैसी होती है बफर सॉल्यूशन की मैंने बताया हुआ है, उससे ही आपको करना है ये। तो दो ही पॉसिबिलिटी हमने देखी थी बफर सॉल्यूशंस की, वीक एसिड विद साल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वीक बेस विद साल्ट ऑफ दैट वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सिर्फ ये दो ही पॉसिबिलिटी, तो यही हमें चेक करनी है ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस 0.1 मोलर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो ये तो न्यूट्रलाइज ही कर देगा स्ट्रॉन्ग एसिड इस वीक बेस को, एंड साल्ट यहाँ पे बचेगा ही नहीं, तो इसमें तो बफर बन ही नहीं सकता। दूसरे केस में 0.05 मोलर हमारे पास वीक बेस है और 0.1 मोलर है स्ट्रॉन्ग एसिड। इस केस में जो वीक वाला पार्ट है 0.05 ये पूरा पूरा ख़त्म हो जा रहा है जो HCl है हमारे उससे, क्योंकि 0.05 मोलर HCl ही खत्म कर देगा 0.05 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, वीक बेस को। तो वीक बेस बचेगा ही नहीं में साल्ट बचाने के लिए बनाने के लिए। तीसरे पार्ट में 0.1 मोलर है वीक बेस एंड 0.05 मोलर है HCl। अब यहाँ पे 0.05 मोलर HCl 0.05 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करके बना लेगा साल्ट, एंड फिर हमारे पास साल्ट HCl तो ख़त्म हो गया ना 0.05
मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज हो गया इसको साल्ट बेस को ख़त्म करने में। अब हमारे पास साल्ट बचा 0.05 मोलर और 0.05 मोलर वीक बेस बचा। तो वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, दिस फॉर्म द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेसिक बफर। तो यहाँ से बेसिक बफर बनेगा, ऐसे क्वालिटेटिवली आपको फाइंड आउट करना था। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ये CH4COONA कुछ नहीं होता, CH3 होना चाहिए था यहाँ पे, सोडियम एसीटेट होता है ये। वीक एसिड का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ हमें क्या चाहिए होता, वीक एसिड चाहिए होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, वीक एसिड प्लस साल्ट विद सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि यहाँ पे गिवन था CH3COONA, ये तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे वीक एसिड होना चाहिए ना कि स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन क्या सकता है, सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच द फॉलोइंग सोलवेंट सिल्वर क्लोराइड इज मोस्ट सोलेबल। तो कुछ लोग इसका रिएक्शन रटवाते हैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कि सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ, बढ़िया रिएक्शन होती है, इसलिए एक्वस अमोनिया में सोलर होता है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, इस चैप्टर में जो थ्योरी गिवन है उससे कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो सिल्वर क्लोराइड टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस के अंदर, एंड इन द फर्स्ट केस AgNO3 में उसकी सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। तो AgNO3 में एक कॉमन आयन है सिल्वर, एंड सिल्वर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी उस आयन की, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा उस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, ना कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर वो सोलेबल होगा। तो इससे प्रेसिपिटेशन हो रही है यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो AgNO3 में तो ये सोलेबल नहीं हो सकता ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ऐसा ही HCl के केस में भी क्लोराइड आयन कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, सोलिबिलिटी नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, तो इसमें भी सोलेबल नहीं हो सकता। दोनों एलिमिनेट हमने कर दिए कॉमन आयन इफेक्ट से। वाटर के केस में क्या होगा, ये जो Ag प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है सिल्वर क्लोराइड, ये Cl माइनस वाटर के H प्लस से रिएक्ट करेगा और अगेन HCl बना देगा, एंड HCl में अगेन फिर Cl माइनस का कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, अगेन प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये तीनों ऑप्शंस आप कॉमन आयन इफेक्ट के बिहाव पे एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट्स हाउ द सॉल्यूशन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी डी बाय एलिमिनेशन एक्वस अमोनिया। आपको रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअली किया जा सकता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.01 मोलर इथेनोइक यानी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, और K आपको गिवन है। तो अल्फा होता है अंडर रूट ऑफ K/C, एंड 10⁻⁻5 है, तो अप्रोक्सीमेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 4 × 10⁻2 अल्फा आ गया। C अल्फा होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो 4 × 10⁻⁴ आ गई H प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है pH, एंड 4 में से log 4 आपको घटाना, log 4 होता है 0.60, तो 0.60 माइनस 4 माइनस 0.60 3.4, तो इसका pH आ जाएगा 3.4। दैट्स हाउ 13 का आंसर हो जाएगा A। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आपको pH बताना है अमोनियम एसिटेट का, विच इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ NCERT ने, pH इज इक्वल्स टू 7 + ½ × pKa माइनस pKb। इन दोनों का Ka और Kb इक्वल है, तो pK और pKb भी इक्वल होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, तो 7 + ½ × 0, तो 7 आ जाएगा इसका आंसर। Answer is C for this question, simple one based on the formula given in NCERT. Question number 15, what is the correct for the stage of a half completion of the reaction? Half completion यानी equilibrium, आधी रिएक्शन की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे जो होता है, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G नोट की वैल्यू 0 होती है, दैट वी नो फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो, थर्मोडायनेमिक्स आता, तो सीधे सीधे ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अगर टोटल प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए इक्विलिब्रियम पे विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, ऐसा आपसे पूछा है। तो हमें पता है ये ली चैटलियर प्रिंसिपल से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके वेरी होने से वेरी होता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करे तो कोई भी फैक्टर आप चेंज कर दीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन सेम। थ्योरी में डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है, आप देख सकते हैं, तो ए होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, आपको ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर बताना है, एंड आपको गिवन है कि वाटर का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है इनमें और ईथर का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये हम स्टार्टिंग में ही चैप्टर की थ्योरी में पढ़ आए हैं।
जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उतनी जल्दी वेपर्स बनाता है और उतने ज़्यादा वेपर्स बनाता है। जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ईथर का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब इसके वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, तो ईथर का सबसे ज़्यादा और वाटर का सबसे कम यहाँ पे होगा वेपर प्रेशर, तो बी होना चाहिए इसका आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 18, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है एक रिएक्शन के लिए 5, ये है वो रिएक्शन, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन की गई है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो के सी क्या होगा उसके लिए, तो के सी डैश रिवर्स रिएक्शन के लिए जो इनिशियल है उसका इन्वर्स होता है 1/kc होगा, और उसका स्क्वायर किया जाएगा क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है कोफिशिएंट्स को, एंड कोफिशिएंट्स के सी के एक्सप्रेशन में रेज टू द पावर में चला जाता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/25, 5 का स्क्वायर 0.04 आ रहा है यहाँ से द के सी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, तो ए हो गया इसका आंसर। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी रिएक्शन अनइफेक्टेड रहेगी बाय द एडिशन ऑफ आर्गन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आर्गन एक नोबल गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको ऐड करने पे इक्विलिब्रियम अनइफेक्टेड रहेगा तीनों में ही, तो ऑल द 3 केसेस इक्विलिब्रियम बी अनइफेक्टेड, डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।